हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे हम कॉम्पटन शिफ्ट का रिलेशन देखने वाले फॉर बीएससी थर्ड ईयर क्वांटम फिजिक्स। तो बेसिकली कॉम्पटन शिफ्ट आपका होता है क्या, ये आपका चेंज इन वेवलेंथ होता है, जिसे हम लेमडा माइनस लेमडा डैश से यहाँ पर शो करते हैं। फोटोन, इंसिडेंट फोटोन का जो आपका वेवलेंथ होगा और स्कैटरिंग के बाद जो आपके स्कैटर्ड फोटोन का जो वेवलेंथ है, उसमें जो आपका चेंज आ रखा है वही आपका कॉम्पटन शिफ्ट यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन इस वीडियो पे हम कवर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो पे हमने कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है वो हमने स्टडी किया था, तो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कॉम्पटन शिफ्ट इफेक्ट आपका होता है क्या। तो हमारे पास एक फोटोन है जो आपका इंसिडेंट कर रहा है एक एनर्जी के साथ एच न्यू इस रेस्ट इलेक्ट्रॉन पे। तो जब आपका फोटोन इंसिडेंट करेगा इस रेस्ट इलेक्ट्रॉन पे, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा फ्रॉम द एटम और आपका रिकॉइल कर जाएगा किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी v के साथ। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी हाफ mv² है इस रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की। इसका जो रिकॉइल एंगल है वो आपका थीटा है। और दूसरी तरफ जो आपका फोटोन स्कैटर कर रहा है वो आपकी लोअर फ्रीक्वेंसी और लोअर एनर्जी के साथ यहाँ पर स्कैटर करेगा। तो अगर आपकी इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी न्यू डैश, और अगर इसकी एनर्जी आपकी ई है इंसिडेंट फोटोन की, तो जो स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी है वो आपकी ई डैश हो जाएगी। और जो आपका यहाँ पर ई डैश और न्यू डैश है, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी एनर्जी ये आपकी दोनों कम है इन कंपैरिजन टू द इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया। तो ये पूरा आपका बेसिस रहता है कॉम्पटन इफेक्ट का। और डिटेल पे आपको देखना है तो जो प्रीवियस वीडियो है वो आप देख सकते हो, नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का। यहाँ पर आपका जो फाई है ये आपका स्कैटरिंग एंगल होता है फोटोन का, और थीटा आपका रिकॉइल एंगल है। ठीक है, अब कॉम्पटन ने यहाँ पर जो कॉम्पटन शिफ्ट निकाला था, जो चेंज इन वेवलेंथ यहाँ पर निकाला था, वो उन्होंने निकाला था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, जो इस वीडियो पे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, इन ऑर्डर टू अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी, अगर हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम को अप्लाई करना है तो उससे पहले हमें दो चीज़ें यहाँ पर देखनी पड़ेगी। पहले आपका बिफोर कॉलिजन क्या हुआ था और आफ्टर कॉलिजन आपका क्या हुआ था। किसके बीच में कॉलिजन हो रहा है? फोटोन के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में आपका कॉलिजन हो रहा है। फोटोन और जो आपका रेस्ट इलेक्ट्रॉन है एटम पे, उसमें और आपके फोटोन के बीच में आपका कॉलिजन यहाँ पर हो रहा है। तो बिफोर कॉलिजन आफ्टर कॉलिजन दोनों हमें यहाँ पर कंसिडर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बिफोर कॉलिजन देखते हैं। बिफोर कॉलिजन हमें देखना है क्या है, हमें यहाँ पर फोटोन और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और मोमेंटम को देखना है। सिमिलरली हमें आफ्टर कॉलिजन भी फोटोन की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और मोमेंटम दोनों को यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो जो आपके इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है वो एच न्यू रहेगी बिफोर कॉलिजन। कॉलिजन से पहले जो आपके फोटोन की एनर्जी होगी वो तो एच न्यू रहेगी। पैकेट्स ऑफ एनर्जी पे आपके फोटोन मूव करेंगे टुवर्ड्स द रेस्ट इलेक्ट्रॉन। द रेस्ट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट एनर्जी है वो आपकी एम नॉट सी स्क्वायर होती है। ठीक है, एम नॉट आपका क्या रहता है यहाँ पर? रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और सी रहता है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट। थर्ड क्या है? द मोमेंटम ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, जो आपका फोटोन यहाँ पर इंसिडेंट कर रहा है उसका रेडिएशन का जो मोमेंटम है वो कितना होगा? एच न्यू ओवर सी। एच न्यू ओवर सी आपका यहाँ पर मोमेंटम रहता है। अब ये आया कहाँ से? ये आपका आया यहाँ पर डी ब्रोगली हिपोथेसिस से। अगर यहाँ पर हम डी ब्रोगली इक्वेशन से देखें तो आपका होता क्या है? लैम्डा इक्वल्स टू एच ओवर एम वी होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू एच ओवर पी। ई इक्वल्स टू एच न्यू होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एच सी ओवर लैम्डा इक्वल्स टू ई, तो लैम्डा इक्वल्स टू एच सी ओवर ई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे इसको पी इक्वल्स टू एच ओवर लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है? एच सी ओवर ई आ जाएगा, एच से एच कैंसिल हो गया, पी इक्वल्स टू ई ओवर सी आ गया। ये आपके पास एनर्जी है तो एच न्यू ओवर सी आ गया, तो मोमेंटम कितना आ गया आपका यहाँ पर? एच न्यू ओवर सी आ गया है। ठीक है, और रेस्ट इलेक्ट्रॉन का जो आपका मोमेंटम होगा वो आपका यहाँ पर जीरो रहेगा, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम आपका जीरो है। तो ये बात है आपकी बिफोर कॉलिजन की। आफ्टर कॉलिजन को अगर हम देखें तो आफ्टर कॉलिजन पे स्कैटर्ड फोटोन की जो एनर्जी है वो एच न्यू डैश होगी। न्यू डैश जो आपकी फ्रीक्वेंसी ये अलग है देन दिस फ्रीक्वेंसी। ये आपकी फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी है और इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पर ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो आपकी एम सी स्क्वायर होगा, जहाँ पर एम आपका इलेक्ट्रॉन का मास है जो वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, और उसने यहाँ पर ये जो वेलोसिटी एक्वायर कर रखी है ड्यू टू रिकॉइलिंग यहाँ पर एक्वायर कर रखी है। जो आपके स्कैटर्ड फोटोन का मोमेंटम रहेगा वो आपका एच न्यू डैश ओवर सी रहेगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा आपके इंसिडेंट रेडिएशन का जो मोमेंटम था वो आपका एच न्यू ओवर सी था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एच न्यू डैश ओवर सी हो जाएगा। ठीक है, न्यू डैश आपको ये बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी आपकी स्कैटरिंग के बाद कम हो रही है। सिमिलरली ई डैश आपको ये बता रहा है कि एनर्जी आपकी स्कैटरिंग के बाद कम हो रही है, तभी हम यहाँ पर ई और ई डैश न्यू और न्यू डैश यहाँ पर लिख रहे हैं। फोर्थ देखो क्या है? द मोमेंटम ऑफ द स्कैटर्ड
इलेक्ट्रॉन जो है उसका मोमेंटम क्या होगा, mv होगा, मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर जो आपका m है ये आपका रिलेटिविस्टिक मास है, किसके रिलेशन पे, रेस्ट मास m नॉट के रिलेशन पे ये आपका रिलेटिविस्टिक मास रहने वाला है। ठीक है, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन स्कैटर कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन आपका रिकॉइल कर रहा है एट वेलोसिटी v, उसका जो मोमेंटम है वो आपका mv रहने वाला है। लेकिन ये जो m है ये आपका रिलेटिविस्टिक मास है, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, m इक्वल्स टू m नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये आपका यहाँ पर रिलेशन रहेगा रिलेटिविस्टिक मास का। ठीक है ना, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, पहले यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन को यूज़ करने वाले हैं। तो जब यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन को यूज़ करेंगे तो हमें क्या यहाँ पर देखना है, कि जो आपकी बिफोर कॉलिजन एनर्जी रहेगी वो किसके इक्वल होगी, एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कॉलिजन। तो कॉलिजन के पहले और कॉलिजन के बाद दोनों की एनर्जी आपके यहाँ पर सेम रहेगी, इक्वल रहेगी। तो बिफोर कॉलिजन जो आपकी एनर्जी रहेगी उसमें हमें क्या क्या चीज़ देखना है, उसमें हमें फोटोन की एनर्जी देखनी है और मोमेंटम की एनर्जी देखनी है बिफोर कॉलिजन। सिमिलरली आफ्टर कॉलिजन में हमें क्या देखना है, फोटोन की एनर्जी देखनी है और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो हमें देखनी है। तो बिफोर कॉलिजन जब यहाँ पर बात करें एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कॉलिजन, तो उसमें जो आपकी फोटोन की एनर्जी है वो कितनी, एच न्यू है, और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो कितना है, एम नॉट सी स्क्वायर है। यहाँ पर देखो जो आपकी फोटोन की एनर्जी है वो एच न्यू है, और जो आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की रेस्ट एनर्जी है वो एम नॉट सी स्क्वायर है। तो ये तो बात है आपकी बिफोर कॉलिजन की। सिमिलरली आफ्टर कॉलिजन देखो, कॉलिजन के बाद तो यहाँ पर जो स्कैटर्ड फोटोन की आपकी एनर्जी है वो एच न्यू डैश है, और जो आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो एम सी स्क्वायर है। जैसे हमने यहाँ पर देखा एच न्यू डैश और एम सी स्क्वायर। अब क्या लिखा है, अगेन यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। अब जैसे हमने ऊपर यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है, वैसे सिमिलरली हमें यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगाना है। लेकिन इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की तरफ हमें यहाँ पर देखना है। जैसे आपका यहाँ पर देखो, एक हम यहाँ पर एक्स एक्सिस की तरफ देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, और एक यहाँ पर हम वाई एक्सिस की तरफ देखेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हो तो आपको अलोंग द एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, और जो परपेंडिकुलर एक्सिस है 90 डिग्री वाली वाई एक्सिस, दोनों तरफ आपको यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो मोमेंटम बिफोर कॉलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो अगर यहाँ पर मैं अलोंग एक्स एक्सिस की बात करूँ, मतलब इसमें अगर आप देखो तो अगर यहाँ पर हम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस की बात करें तो इसमें हमें यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि आपके पास यहाँ पर जो फोटोन का मोमेंटम है, इंसिडेंट फोटोन का जो मोमेंटम होगा वो एच न्यू ओवर सी रहने वाला है। यह भी हमने देखा था यहाँ पर, इसमें देखो आप इंसिडेंट रेडिएशन का जो मोमेंटम होगा वो एच न्यू ओवर सी रहेगा, और जो आपके पास रेस्ट इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होगा वो तो आपका जीरो ही रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका रेस्ट में है। ठीक है, ये हम बात करें अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर मैं आफ्टर कॉलिजन की बात करूं तो इसमें जो आपके पास स्कैटर्ड रेडिएशन का, स्कैटर्ड फोटोन का जो आपका मोमेंटम रहने वाला है वो कितना होगा, एच न्यू डैश ओवर सी कॉस फाई। क्योंकि अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, तो अलोंग एक्स एक्सिस में क्या आएगा, साइन थीटा और साइन फाई, और परपेंडिकुलर में क्या आएगा आपका, सॉरी ये एक्स एक्सिस में क्या आएगा, कॉस थीटा कॉस फाई, और परपेंडिकुलर में क्या आएगा आपका साइन थीटा और साइन फाई। सिमिलरली आपके यहाँ पर हो रखा है, देखो आपके पास यहाँ पर हम देख रहे हैं स्कैटर्ड फोटोन की मोमेंटम, तो इसमें आपका क्या रहेगा, एच न्यू डैश ओवर सी कॉस फाई। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस आपका एक्स एक्सिस की तरफ है तो एच न्यू डैश ओवर सी कॉस फाई, प्लस जो आपके पास इलेक्ट्रॉन का, जो आपके पास रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो आपके पास यहाँ पर मोमेंटम रहने वाला है अलोंग एक्स एक्सिस वो क्या होगा, एम वी कॉस थीटा। क्लियर हो गया इतना। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम वाई एक्सिस की तरफ देखें तो वाई एक्सिस मतलब डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, तो ऐसे केस में जो आपके इंसिडेंट फोटोन का मोमेंटम रहेगा वो तो जीरो रहने वाला है, क्योंकि आपका जो यहाँ पर फोटोन इंसिडेंट कर रहा है वो तो आपका एक्स एक्सिस की तरफ कर रहा है, वाई एक्सिस में तो आपका कर नहीं रहा है, परपेंडिकुलर पे आपका कर नहीं रहा है। दैट मीन्स आपका जो यहाँ पर इंसिडेंट फोटोन का मोमेंटम रहने वाला है वो आपका जीरो रहेगा बिफोर कॉलिजन, और रेस्ट इलेक्ट्रॉन वो तो आपका उसका मोमेंटम जीरो रहने वाला है अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी आपका रेस्ट में है बिफोर कॉलिजन। ठीक है, आफ्टर कॉलिजन जब यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें हम साइन फाई लेंगे और साइन थीटा लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे वाई एक्सिस पे। तो ऐसे केस में जो आपके पास यहाँ पर मोमेंटम रहेगा आफ्टर कॉलिजन वो क्या होगा, एच न्यू डैश ओवर सी साइन फाई माइनस टाइम एम वी साइन थीटा। माइनस इसलिए क्योंकि आपका नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ भी यहाँ पर हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन है वो आपकी इक्वेशन थर्ड हो जाएगा, और अलॉन्ग वाई एक्सिस में आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो इक्वेशन फोर्थ बन जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इक्वेशन 3 और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको लेफ्ट हैंड साइड लाऊं तो इसमें यहाँ पर मैं कॉमन निकाल सकता हूँ एच ओवर सी,
यहाँ से आपका एच ओवर सी कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा आपका न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाइव, न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाइव, और जो आपका डिनोमिनेटर पे सी है उसको हम राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो क्या बनेगा एम वी सी कॉस थीटा। ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन हो गया। अब सिमिलरली इसमें देखो आपका एम वी साइन थीटा को मैं लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा और सी को मैं भेजूंगा यहाँ पर एल एच एस पे, तो आपका बन जाएगा एम वी सी साइन थीटा, और यहाँ आपका आ जाएगा एच न्यू डैश साइन थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब आपका सिंपल यहाँ पर मैथमेटिकल इक्वेशंस बनेगी, उसको हमें यहाँ पर देखना है, बाकी आपका सिंपल है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्क्वायरिंग एंड एडिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ, हमें यहाँ पर फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को स्क्वायर करना है, उसके बाद ऐड करना है। तो फिफ्थ और सिक्स्थ को ऐड करोगे तो यहाँ पर आपका एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस फाइव का होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर करा, प्लस एच न्यू डैश साइन थीटा, सॉरी साइन फाइव का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी सी का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 बन गया, और एक इसके इक्वल हो गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर के। ठीक है, तो जब हमने फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को स्क्वायर करा और ऐड करा तो हमारे यहाँ पर ये चीज़ बना। इसको ओपन करो अच्छे से, तो क्या बनेगा देखो, यहाँ पर आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो आपका ये चीज़ यहाँ पर आएगा। सिमिलरली इसको खोलोगे तो आपका ये चीज़ यहाँ पर बनेगा, और इसको हमने यहाँ पर ऐसे ही रखा। क्लियर हो गया। यहाँ पर हमने कॉमन निकाला, कॉमन निकालोगे देखो एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर आपका ऐसे ही रहा। एच स्क्वायर कॉमन निकालो, अंदर बचेगा आपका न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस टू न्यू डैश कॉस फाइव, ये आपका बचने वाला है। अब जो हमारे पास इक्वेशन टू यहाँ पर है, इक्वेशन टू क्या थी हमारे पास, यहाँ पर देखो ध्यान से, इक्वेशन टू हमारे पास ये थी एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या करा है, इक्वेशन टू से हमें यहाँ पर एम सी स्क्वायर की वैल्यू मिल रखी है, एच ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहाँ से हमने एम सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल रखी है जो इसके इक्वल है, इसको हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आपका बनेगा एम स्क्वायर सी टू दी पावर फोर। इसको पूरा आप करोगे, खोल के ओपन करोगे तो क्या आएगा देखो, जब आपने यहाँ पर एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश स्क्वायर इसको आपको खोलना है, देन आपका यहाँ पर एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर फोर, तो इसको ओपन करोगे तो आपका ये यहाँ पर बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप यहाँ पर लगाओगे, देन इसको आप प्रॉपर तरीके से लिखोगे इसको ओपन करके, तो आपका यहाँ पर ये यहाँ पर बनने वाला है। ठीक हो गया। अब आपके पास एक इक्वेशन है सेवन्थ वाली और एक इक्वेशन आपकी बनी है यहाँ पर ये वाली। ठीक है, इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है सेवन्थ इक्वेशन को फ्रॉम एट्थ इक्वेशन। सेवन्थ इक्वेशन को आप एट्थ इक्वेशन से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनने वाला है आपका देखो, एम स्क्वायर सी टू दी पावर फोर माइनस टाइम एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, किसके इक्वल आ जाएगा, टू एच स्क्वायर न्यू डैश कॉस फाइव माइनस वन प्लस टू एच एम नॉट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर फोर। तो ये तो आपका ऐसे ही रहा, और जब हमने यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करा, तो आपका क्या बचा यहाँ पर, टू एच स्क्वायर न्यू डैश कॉस फाइव माइनस वन। क्लियर हो गया। ये आपके यहाँ पर नाइन्थ इक्वेशन है। अब क्या लिखा है, नाउ सब्सटीट्यूटिंग द स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन वन इन एल एच एस ऑफ इक्वेशन नाइन्थ। अब जो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन वन पे ये वाली जो आपके पास स्क्वायर्ड वैल्यू है ये वाली, इसका हमने स्क्वायर निकाला है एम का, तो एम स्क्वायर जब यहाँ पर करेंगे तो आपको क्या बचेगा, एम नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो इसका हमें यहाँ पर स्क्वायर लेना है फर्स्ट वाली इक्वेशन का। तो यहाँ से जो आपके पास इक्वेशन है ये हमने जो नाइन्थ इक्वेशन यहाँ पर लिखी है, तो ये तो आपका एल एच एस में ऐसे ही रहा, और इसमें जो आपका यहाँ पर जब हम एम स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे फ्रॉम हेयर, यहाँ पर हमने एम स्क्वायर की वैल्यू रखी है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, एम नॉट स्क्वायर ओवर वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इंटू सी टू दी पावर फोर माइनस टाइम एम स्क्वायर के बदले हमने लिखा है एम नॉट स्क्वायर ओवर वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और वी स्क्वायर सी स्क्वायर आपका ऐसे ही रहा। मतलब हमने करा कि इसमें जो आपके पास इक्वेशन नाइन्थ है इसके एल एच एस में हमने यहाँ पर एम स्क्वायर को सब्सिट्यूट कर दिया है, और ये एम स्क्वायर आपका कहाँ से आ रखा है, इक्वेशन फर्स्ट से आपका आ रखा है, इसका हमने स्क्वायर कर रखा है और उसकी वैल्यूज हमने यहाँ पर इन एम स्क्वायर में पुट कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आपका यहाँ पर, नेक्स्ट इसमें हमने एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर फोर को कॉमन लिया, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया और आपका यहाँ पर ये बना, यहाँ पर आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल आउट हो गए और बचा कि आपका एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर फोर, और ये आपकी इक्वेशन टेंथ है। अब इक्वेशन टेंथ को हम पुट करेंगे इक्वेशन नाइन्थ में, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहीं से आपका ये आ रखा है, तो इक्वेशन टेंथ को हम इक्वेशन नाइन्थ पे पुट करेंगे इस पर, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर फोर, और जो आपका आर एच एस में था वो आपको यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर आपका एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर फोर और एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर फोर दोनों आपके कैंसिल आउट हो गए हैं। इसको हमने यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड भेजा तो आपके यहाँ पर माइनस आ गया है, और यहाँ पर हमने न्यू माइनस न्यू डैश ओवर न्यू इंटू न्यू डैश ये हमने वैल्यू यहाँ पर निकाली और किसके इक्वल पुट कर दिया यहाँ पर एच ओवर एम नॉट सी स्क्वायर वन माइनस कॉस फाइव। तो यहाँ से हमने इसको अलग किया, न्यू माइनस न्यू डैश ओवर न्यू इंटू न्यू डैश
और इसके इक्वल आपके यहाँ पर ये आ गया। इसको सेपरेट करोगे तो ये आपका बनेगा 1/न्यू डैश माइनस 1/न्यू, किसके इक्वल होगा, इसके। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर इक्वेशन 11 है। अब इस रिलेशन से हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि आपका जो ये न्यू डैश है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है स्कैटर्ड फोटोन की, ये आपकी फ्रीक्वेंसी कम है इन कंपैरिजन टू दिस इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, दिस रिलेशन शोज दैट न्यू डैश लेस देन न्यू एस एच एम नॉट सी स्क्वायर आर द कांस्टेंट विद पॉजिटिव वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस फाई इक्वल्स टू 1। तो इसमें अगर आप आरएचएस पे देखो तो आपका जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, रेस्ट मास है इलेक्ट्रॉन का, और जो स्पीड ऑफ लाइट है, ये तीनों आपके जो टर्म्स है कांस्टेंट है, और कॉस फाई की जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 है। तो यहाँ पर जो आपके पास ये फ्रीक्वेंसीज आपको दो दिख रही है, जो आपके डिनोमिनेटर पे यहाँ पर है न्यू डैश और न्यू। तो इस समय पता चल रहा है कि जो आपकी न्यू डैश है, जो आपके स्कैटर्ड फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी कम है इन कंपैरिजन टू दिस फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो लिखा है इट मीन्स दैट द स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज स्मॉलर देन द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हमें प्रूफ होता है कि जो आपका स्कैटर्ड फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा आपकी कम रहने वाली है देन द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम होगी देन आपकी एनर्जी भी यहाँ पर कम रहेगी, लेकिन वेवलेंथ आपकी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जो अभी आगे यहाँ पर हम देखेंगे वहीं आपको कॉम्पटन शिफ्ट होता है। तो दिस रिलेशन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। इसी रिलेशन को, फ्रीक्वेंसी के रिलेशन को हम वेवलेंथ के टर्म्स में लिख सकते हैं। हमें पता है कि यहाँ पर म्यू इक्वल्स टू सी ओवर लेमडा होता है, और म्यू डैश को हम लिख सकते हैं सी ओवर लेमडा डैश, जहाँ पर आपका लेमडा एंड लेमडा डैश आर द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट एंड द स्कैटर्ड रेडिएशन रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर जो लेमडा है ये आपके इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ है, और जो लेमडा डैश है ये आपके स्कैटर्ड रेडिएशन की वेवलेंथ है। देन द चेंज इन द वेवलेंथ और कॉम्पटन शिफ्ट इज गिवन बाय। तो ऐसे केस में इस इक्वेशन से हम कैसे दे सकते हैं यहाँ पर चेंज इन वेवलेंथ, 1/न्यू डैश को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर लेमडा डैश, और 1/न्यू को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर लेमडा। तो डेल्टा लेमडा आ गया किसके इक्वल, लेमडा डैश माइनस लेमडा, इसी को हम कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं या चेंज इन वेवलेंथ। किसके इक्वल होगा, इसी के इक्वल होगा जो आपके पास आरएचएस में H/m0c इंटू 1 माइनस कॉस फाइव, ये आपकी 12th इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन से यहाँ पर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपका वेवलेंथ है लेमडा डैश ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ लेमडा ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। तो उसे यहाँ से हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जो आपका लेमडा डैश है स्कैटर्ड फोटोन का, वो हमेशा आपका ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द इंसिडेंट फोटोन, क्योंकि जो आपका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपका लेमडा यहाँ पर ज़्यादा होगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर स्कैटर्ड फोटोन की वो कम रहने वाली है। फ्रीक्वेंसी आपकी कम रहेगी तो एनर्जी भी आपकी कम रहेगी। एनर्जी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, लेकिन आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। द इंक्रीज इन वेवलेंथ लेमडा डैश माइनस लेमडा और द कॉम्पटन शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन और द नेचर ऑफ स्कैटरिंग मटीरियल बट डिपेंड्स ओनली अपॉन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो इसमें जो हमारे पास रिलेशन आ रखा है लेमडा माइनस लेमडा डैश, ये कॉम्पटन शिफ्ट का, तो उस समय दिख रहा है कि ये आपका जो रिलेशन है ये आपका इंडिपेंडेंट है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन के। इसमें आपका रिलेशन पे आरएचएस में कहीं भी इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ नहीं आ रखा है, ना ही आपका इसमें स्कैटरिंग मटेरियल का कुछ नेचर हमें यहाँ पर पता चल रहा है उसके इंडिपेंडेंट है। ये बस आपका डिपेंड कर रहा है चेंज इन वेवलेंथ स्कैटरिंग एंगल पे फाई। जो चेंज इन वेवलेंथ है ये बस आपका स्कैटरिंग एंगल फाई पे ही डिपेंड करेगा, और इंडिपेंडेंट रहेगा स्कैटरिंग मटेरियल के नेचर के और इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ के। इतना क्लियर हो गया। आगे यहाँ पर देखो क्या है, आगे आपके पास जो केस है थर्ड केस, इसमें क्या लिखा है कि जब आपका फाई यहाँ पर ज़ीरो रहेगा, दैट मीन्स यहाँ पर जो आपका स्कैटरिंग एंगल है वो अगर आपके पास यहाँ पर ज़ीरो है तो उस समय आपका क्या हो जाएगा, कॉस ज़ीरो आपके पास 1 हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो आपका चेंज इन वेवलेंथ है, जो आपका कॉम्पटन शिफ्ट है, वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। और जो आपके पास वेवलेंथ होगी इंसिडेंट फोटोन और स्कैटरिंग फोटोन की, वो आपकी दोनों इक्वल आ जाएगी। दैट मीन्स लेमडा डैश इक्वल्स टू लेमडा। जो आपको बता रहा है कि जो आपकी स्कैटरिंग है होगी, ऐसे केस में जब आपका फाई 0 होगा तो उस समय आपकी कोई भी स्कैटरिंग अकर नहीं होगी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ऐसे केस में आपके दोनों की जो वेवलेंथ है स्कैटर्ड फोटोन और इंसिडेंट फोटोन की, दोनों की आपकी सेम है। तो ये आपके फाई इक्वल्स टू 0 का केस है, जब आपका एंगल ऑफ स्कैटरिंग 0 होगा, नील होगा। ठीक है, फोर्थ केस देखो क्या है, जब आपका स्कैटरिंग एंगल π/2 होगा, π/2 से स्कैटर करेगा आपका फोटोन। तो ऐसे केस में आपका जो यहाँ पर इक्वेशन है उसमें आपका जो कॉस π/2 है ये तो आपका 0 बन गया। तो ऐसे केस में क्या आपका आया, डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू H/m0c। तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, सभी आपके पास कांस्टेंट है, सभी की वैल्यू आपको पता है। तो 0.0242 एंगस्ट्रॉम आपका यहाँ पर चेंज इन वेवलेंथ या कॉम्पटन शिफ्ट आपका यहाँ पर आता है जब आपका स्कैटरिंग एंगल π/2 रहेगा तो। ठीक है, और ऐसे केस में जो आपका H/m0c है, ये जो आपको यहाँ पर दिख रही है वैल्यू, इसे हम कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये आपका कॉम्पटन वेवलेंथ कहलाता है इलेक्ट्रॉन का,
और इसे हम यूजुअली डिनोट करते हैं लैम्डा सी से। तो ये जो आपको क्वांटिटी यहाँ पर दिख रही है, जब आपका 5 पाई/2 के इक्वल है, तो ऐसे केस में ये जो आपका पूरा टर्म है ये आपका लैम्डा सी कहलाता है, इसे हम कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं। तो एविडेंटली इट इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, और ये जो आपकी क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट है, क्योंकि हर एक टर्म की वैल्यू हमें पता है। यहाँ पर प्लांक्स कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट और रेस्ट मास है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब जो आपका ये फिफ्थ केस है ये आपका इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट अकर्स व्हेन स्कैटरिंग एंगल इज इक्वल्स टू पाई। कॉम्पटन शिफ्ट का जो आपका मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको कब मिलेगा, जब आपका स्कैटरिंग एंगल पाई के इक्वल होगा। स्कैटरिंग एंगल जब आपका 180 डिग्री के इक्वल होगा, तब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है कॉम्पटन शिफ्ट की। और ये किसके इक्वल होता है, 2h/m0c, क्योंकि तो उस समय आपका -1 हो जाएगा, तो आपका 2h/m0c आ जाएगा। तो ऐसे केस में इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका डबल ही आएगा, दैट मीन्स 0.0484 एंगस्ट्रॉम। अब आपको जो ये शिफ्ट दिख रहा है, दिस शिफ्ट इज लेस देन 0.001% ऑफ द इनिशियल वेवलेंथ फॉर द विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की जो आपकी इनिशियल वेवलेंथ है, जो आपका जिस वेवलेंथ से आपका वो इंसिडेंट करेगा उस इलेक्ट्रॉन पे, उसका आपका 0.001% से भी कम है ये आपका शिफ्ट। तो इसलिए आपके एक्स रेस या गामा रेस आपके यूज़ किए जाते हैं फोटोन को इंसिडेंट कराने के लिए, किसमें, आपके उसमें ये इलेक्ट्रॉन पे। तो लिखा है कि आपका एक्सरेज के लिए 4.84% है, लेकिन विजिबल लाइट के लिए ये आपका 0.001% से भी कम है आपका ये वेवलेंथ में शिफ्ट। ठीक है, फिर क्या लिखा है, दस द कॉम्पटन शिफ्ट इज इजीली ऑब्जर्वेबल फॉर एक्सरेज और गामा रेज फोटोन्स। ये जो आपका कॉम्पटन शिफ्ट है ये आपका इजीली ऑब्जर्वेबल है एक्सरेज के लिए और गामा रेज फोटोन्स के लिए। विथ विजिबल और यूवी लाइट द शिफ्ट इज वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ लैम्डा। अगर हम यहाँ पर विजिबल और यूवी लाइट की बात करें तो ये शिफ्ट आपका, ये जो कॉम्पटन शिफ्ट है, जो चेंज इन वेवलेंथ है, ये आपका बहुत कम है। ये बहुत ही आपका कम फ्रैक्शन पे देन लैम्डा। लैम्डा मतलब जो आपके इंसिडेंट उस फोटोन की जो आपकी वेवलेंथ होगी उसका कुछ स्मॉल फ्रैक्शन ही है आपका ये शिफ्ट। तो इसलिए यहाँ पर हम एक्स रेस और गामा रे फोटोन्स को यूज़ करते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो पे हमने यहाँ पर कॉम्पटन शिफ्ट का रिलेशन देखा, डेरिवेशन हमने देखा। डेरिवेशन आपको जरूर लंबा है, लेकिन अगर इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से डेरिवेशन आ जाएगा। एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पटन शिफ्ट निकालने को वहाँ पर आता है। ईजी डेरिवेशन है, सिंपल आपके मैथमेटिकल इक्वेशंस बन रखे, आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। तो 2-3 बार आप करोगे तो अच्छे से आपको यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दोबारा आप देख सकते हो वीडियो को रिवाइंड करके। अगर आपको डेरिवेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे मुझे आप मैसेज कर सकते हो। सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे यहाँ पर हम देखने वाले हैं डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। तो ये दो आपके मेन टॉपिक बसते हैं ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के यूनिट पे। इसके बाद आपका ये वाला जो यूनिट है ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।